स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड कर रहे थे, तो आज हम करेंगे सरफेस टेंशन के ऊपर बात। उससे पहले हम फोर्स ऑफ अधेजन ये करेंगे। फोर्स ऑफ अधेजन, उसके बाद फिर हम सरफेस टेंशन के ऊपर चलेंगे, देन सरफेस एनर्जी। राइट, क्लियर। तो फोर्स ऑफ कोहेजन हमारे पास क्या है? फोर्स ऑफ कोहेजन, व्हाट इज फोर्स ऑफ कोहेजन? फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होती है? द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। जैसे वाटर है, मिल्क उसमें है, राइट, क्लियर है। सेम सब्सटेंस, चाहे सॉलिड है चाहे लिक्विड है, राइट, तो चाहे गैसेस है, तो सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए। मतलब द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस और सेम काइंड, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेजन। So write down what is force of cohesion. The force of attraction between the molecules of same substance or same kind, that is called force of cohesion. Right? जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि अगर पानी की ड्रॉप, एक वाटर की ड्रॉप है तो दूसरी वाटर की ड्रॉप के साथ होगी तो एकदम से वो बड़ी बन जाएगी। कभी भी देखना, एकदम से वो बड़ी बन जाएगी। क्यों? Two drop of liquid, they combine into one when brought in mutual contact because of the cohesive force of cohesion. कौन सी फोर्स के कारण? कोहेसिव फोर्स, COHESIV, कोहेसिव। Because of this cohesive force, वो लिक्विड की जो ड्रॉप्स हैं वो कंबाइन कर जाती है। राइट। नंबर 2, आपने देखा होगा कि जब बर्तन धोते हैं तो दो प्लेट्स जो हैं, अगर वो इकट्ठी पानी में आप डुबो दो तो आपस में चिपक जाती हैं, स्टिक कर जाती हैं, दे स्टिक टुगेदर एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट दीज टू स्टिकी प्लेट्स ऑफ ग्लास वेटेड विद वाटर। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है? देयर इज अ लार्ज फोर्स ऑफ कोहेजन। तो कैसी फोर्स? वाटर में एक फोर्स होती है, तो वो वाटर जो है वो सेपरेट होने की कोशिश नहीं करता है, तो इसलिए हमें लार्ज फोर्स लगानी पड़ती है। तो हम कोशिश करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो निकल जाती है। वैसे भी अगर आप देखो, दो ग्लासेस हैं, ग्लासेस आप उनके बीच में पानी रह गया, आप उनको निकालोगे तो आपको थोड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट इज फोर्स ऑफ कोहेजन। राइट, सेम थिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अ ड्रॉप ऑफ मर्करी इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। आपके पास मर्करी है, मर्करी की बिग ड्रॉप है, आप उसको छोटी छोटी ड्रॉप में, उसको क्या कहते हो कि आपने उसको छोटी छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट करना है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मर्करी में फोर्स ऑफ कोहेजन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ही आप उसको तोड़ोगे वो एकदम से फिर जुड़ जाएगी। राइट, सो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ कोहेजन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अ ड्रॉप ऑफ मर्करी इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। राइट, इसके बाद आ गया फोर्स ऑफ अधेजन। इसकी डेफिनेशन उससे उल्टी। द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। उसमें क्या था? सेम सब्सटेंस थे, इसमें क्या आ गया? डिफरेंट सब्सटेंस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ अधेजन। क्या बोलेंगे हम उसको? फोर्स ऑफ अधेजन बोलेंगे। द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अधेजन, मीन्स दैट इज कॉल्ड एडहेजन। और जो उनमें फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्सेस। जैसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस, ADHESIV, एडहेसिव फोर्सेस। इसमें क्या था? फोर्स ऑफ ट्रैक्शन विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। इसमें क्या है? द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? क्लियर। एडहेसिव फोर्सेस, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं ना, तो इसमें जो इंक है और बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के साथ क्या हो रही है? फोर्स ऑफ अधेजन हो रही है। राइट, क्लियर। एडहेसिव फोर्सेस हेल्प्स अस टू राइट ऑन द पेपर विद द इंक। अदरवाइज क्या होता? एडहेसिव फोर्स नहीं होती, मैंने यहां पर F लिखा, F नीचे गिर जाना था, मैंने यहां पर A लिखा, A नीचे गिर जाना था। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो इंक है और इसके साथ क्या है? एडहेसिव फोर्सेस है। राइट, क्लियर, समझ आ गई? फेविकोल है,
सुना होगा आपने, गम है, दे आर यूज्ड इन ग्लूइंग टू सरफेस टुगेदर। क्यों? आप फेविकोल लगाते हो तो वो दो सरफेस आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि फेविकोल और उस सरफेस में क्या है, फोर्स ऑफ अधेजन है। दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अधेजन वो क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। अब क्वेश्चन आता है कि वाटर वेट्स द ग्लास, मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास। अगर आप पानी डालोगे गिलास में, मान लो आपके पास 5 गिलास हैं, ठीक है, 5 ग्लासेस हैं, ये 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, मान लो ये आपके पास 5 ग्लासेस हैं, ठीक है, डिफरेंट जैसे मर्जी है। जैसे आप एक गिलास से पानी लेके जाओगे, फिर दूसरे में डालोगे, फिर तीसरे में डालोगे, फोर्थ में डालोगे, इसके साथ पानी रह जाएगा, थोड़ा सा लगा हुआ, इसके साथ भी रह जाएगा, इसके साथ, इसका मतलब इसका पूरे का पूरा पानी जो है वो इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, थोड़ा सा रह जाएगा, कुछ एक वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इसके साथ चिपके रह जाएंगे। इसका मतलब जब हमने इसको मेजर किया और इसको मेजर किया, इसमें डिफरेंस आया, बाकी जो बचा वाटर था वो इनके साथ लगा हुआ था। क्यों? वाटर वेट्स द ग्लास, दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अधेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वाटर एंड द ग्लास इज स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल में फोर्सेस है आपस में, उससे ज्यादा, जो सिंपल हम वाटर मॉलिक्यूल करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस होंगी आपस में, दैट इज फोर्स ऑफ कोहेजन, लेकिन वाटर और ग्लास में जो फोर्स होंगी वो क्या होंगी, फोर्स ऑफ अधेजन। तो फोर्स ऑफ कोहेजन इन वाटर दैट इज लेस देन फोर्स ऑफ अधेजन बिटवीन वाटर एंड द ग्लास। जो वाटर और ग्लास में फोर्स ऑफ अधेजन है वो ग्रेटर है किससे, फोर्स ऑफ कोहेजन से। इज दैट क्लियर? क्योंकि ग्लास में और वाटर में जो फोर्सेस होंगी उसमें हम उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अधेजन। वाटर और वाटर में जो फोर्सेस है दैट इज फोर्स ऑफ कोहेजन। इज दैट क्लियर? सो फोर्स ऑफ अधेजन एंड फोर्स ऑफ कोहेजन, इसको आपने ध्यान से सुनना है कि इसमें फोर्स ऑफ अधेजन वाटर और ग्लास में जो फोर्स ऑफ अधेजन है वो फोर्स ऑफ कोहेजन से क्या है, ज्यादा है। फोर्स ऑफ अधेजन फोर्स ऑफ कोहेजन से ज्यादा, इसलिए वाटर जो है वो क्या कर देता है, वेट कर देता है ग्लास को। अदरवाइज अगर मर्करी लोगे, इसमें मर्करी डाली, इसमें मर्करी डाली, फिर इससे डाली, इससे डाली, इससे डाली, इससे डाली, जितनी मर्करी इसमें थी सेम इसी में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मर्करी में फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होती है, फोर्स ऑफ अधेजन से ज्यादा होती है। सो इसलिए जो मर्करी है दैट डज नॉट वेट दी ग्लास बिकॉज द फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन मर्करी मॉलिक्यूल्स दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ अधेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास एंड द मर्करी। सिंपल सी बात, मर्करी में फोर्स ऑफ कोहेजन होगी, मर्करी में फोर्स ऑफ कोहेजन होगी, मर्करी और ग्लास में फोर्स ऑफ अधेजन होगी, तो फोर्स ऑफ कोहेजन जो है वो फोर्स ऑफ अधेजन से क्या है, ज्यादा है, इसलिए मर्करी जो है वो वेट नहीं करता है। राइट उसके बाद आ गया हमारे पास सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होती है, देखो मेरा मोबाइल जो है ना उसकी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो रही है, मैंने बहुत कोशिश की। अब अगर जैसे ही मैं लेक्चर देते ये ख़त्म हो गई, मुझे नहीं पता चला, तो आपने समझ आना है कि बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई। जितना लेक्चर आपको डिलीवर हुआ उतना आपने कर लेना, बाकी मैं देख लूँगा कहाँ तक डिलीवर हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचना कि सर ने बीच में ही छोड़ दिया, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी बैटरी जो है दैट इज़ अबाउट टू डाई, राइट। तो जितना लेक्चर जब तक ये ऑन है तब तक मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता रहूँगा, ओके। तो अब है हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट। ध्यान से सुनना, साथ में नोट भी करना है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच द लिक्विड surface tends to occupy a minimum surface area and behaves like a stretched membrane. Behaves like a stretched membrane. Is that clear? STRETCHED स्टेज में रिपीट कर रहा हूं मैं। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट बाय विच द लिक्विड सरफेस टेंड्स टू ऑक्यूपाई अ मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेंबर, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सरफेस टेंशन है वो किसके बराबर है, दैट इज फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन किसके बराबर होती है,
फोर्स अपॉन लेंथ। तो टोटल फोर्स, मान लो आपके पास कोई लिक्विड है, आपने उसके ऊपर ये हमारे पास लिक्विड है, आपने एक इमेजिनरी लाइन उसके ऊपर ड्रा कर दी, ठीक है, क्लियर है। सरफेस टेंशन जो है वो क्या होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रांस टेंजेंशियली ओवर द लिक्विड सरफेस। लिक्विड के ऊपर आपने एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रा करनी है टेंजेंशियली। अब टेंजेंशियली मतलब ये लिक्विड है, इसके ऊपर आपने ये लाइन ड्रा कर दी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर, उसको हम मेजर कर रहे हैं। वो फोर्स अपॉन लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। सो टोटल फोर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन, चाहे इस तरफ को फोर्स गिन लो चाहे आप उस तरफ को गिन लो, टोटल फोर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन, दैट इज मेजर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। आप सिंपल याद रखनी है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज द सरफेस टेंशन। इज दैट क्लियर? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, लेंथ का क्या होगा, मीटर, राइट। तो एसआई में क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस में क्या होगा, डायन पर सेंटीमीटर। न्यूटन पर मीटर और डायन पर सेंटीमीटर, नहीं दिखाई दे रहा, न्यूटन पर मीटर और डायन पर सेंटीमीटर, ये किस में है, दैट इज इन सीजीएस सिस्टम। न्यूटन पर मीटर में हमारे पास क्या है, दैट इज इन एसआई सिस्टम। ओके, क्लियर। अब इसमें आपने देखा होगा एक्सप्लेनेशन। अब लेड वॉल्स हैं, दे आर स्फेरिकल इन शेप, आपने देखा होगा। वैसे भी आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप दिवाली आ गई है, सभी के घर में मोमबत्तियाँ तो होंगी, आपने मोमबत्ती को आग लगानी, ठीक है, और उसका जो मोल्टन वैक्स है उसको एक बाउल में आपने डालना है, लेकिन उस बाउल में पहले पानी भर लेना। आपके पास एक बाउल है, इस बाउल में आपने पानी भर लिया, राइट। फिर आपने इसको क्या किया, ये आपके पास मोमबत्ती है, राइट, इसका जो वैक्स है वो उसके बीच में डालना। आप देखना कि वो जो आप वैक्स, मोल्टन वैक्स पानी में डालोगे वो गोल गोल होता जाएगा, कहीं भी आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा रेक्टेंगल शेप में, सारे के सारे गोल गोल होंगे। इवन जो हमारे पास रेन ड्रॉप्स हैं वो भी स्फेरिकल होती हैं, राइट। दूसरी बात, जब आप नहाते हो आपके बाल जो हैं वो चिपक जाते हैं, ऐसे बाल आपके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, या हेयर ऑफ शेविंग ब्रश या पेंटिंग ब्रश, जब आप उसको पानी में डालते हो तो पानी से बाहर निकालते हो, दे स्टिक टुगेदर, वाटर में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकालोगे तो वो चिपक जाएंगे आपस में, राइट। क्यों होता है ऐसे, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्योंकि जो लेड बॉल्स हैं, मैंने बोला लेड बॉल्स दे आर स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल शेप क्यों होती है, क्योंकि उनमें जो सरफेस टेंशन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात कि सरफेस टेंशन का मतलब क्या है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय विच इट एक्वायर्स अ मिनिमम सरफेस एरिया। वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी आप वाटर की ड्रॉपलेट अगर आपने फेंक दी नीचे तो वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश कर रही है, तो मिनिमम सरफेस एरिया जब एक्वायर करने की कोशिश करेगी तो वो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। कोई भी सरफेस जब कोई भी हमारे पास लिक्विड है जब अपनी सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, वो स्फेरिकल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या है कि जो लेड बॉल्स हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप, क्यों, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। रेन ड्रॉप्स दे आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। Hair of shaving brush, painting brush, when dipped in water, they spread out, but as soon as it is taken out, its hair stick together. क्यों? क्योंकि जब आप ब्रश को वाटर में डिप करते हो, there is a water all around its hair, and they spread out. But when it is taken out of the water film is formed between the hair, and they contract due to surface tension. क्योंकि हर hair के साथ वाटर लग जाएगा तो दूसरे एयर के साथ ही क्या होगा, वाटर होगा, तो वाटर एक दूसरे को क्या करेगा, ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेजन वो अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो सारे के सारे जो हेयर्स हैं, जो हेयर हैं, सारे के सारे हेयर हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। सिमिलरली आपने देखा होगा कि कैम्फर जो होता है, कैम्फर सुना है आपने, मुश्कपुर जिसको बोलते हैं, अभी बहुत यूज़ होगा क्योंकि अभी जोत जगाते हैं ना, मैया की जोत जगाते हैं तो उसमें आप कैम्फर डालते हो कि नहीं। तो कैम्फर को अगर आप
एक तो अब हमारे पास आता है कैम्फर जो एक जैसे टॉफ़ी होती है ना, कैंडी, वैसे आता है। लेकिन अगर आप असली कैम्फर देखोगे तो वो एक इर्रेगुलर शेप का होता है। अभी तो कैंडी की शेप का है ना, लेकिन इर्रेगुलर अगर आपके पास कैम्फर है, उस कैम्फर को अगर आप किसी भी, मान लो घर में आपके पास ऐसा बाउल है, उसमें पानी डाला होगा आपने, ठीक है, आपने उसमें कैम्फर डाल दिया इर्रेगुलर शेप का, आपने देखना है वो कैम्फर जो है वो मूव करता रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। कैम्फर पानी में मूव करता रहेगा इधर उधर इधर उधर, कोई कुछ नहीं बोले, आपने कैम्फर डाला उसमें मूवमेंट होती रहेगी, कभी इधर जाता है कभी इधर। फिर आपने उस कैम्फर को आग लगा देनी है। फिर जब आपने उस कैम्फर को आग लगाई, आपने देखना वो घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और बाद में क्या होगा, वो जैसे ही कैम्फर जो है आपको पता है वो सब्लिमेट होता है, राइट, डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप उसको आग लगाओगे, पानी में आग लगेगी कैम्फर में, कैम्फर घूमेगा ऐसे जोत की तरह, वो पानी में घूमेगी। कब तक? जब तक वो कैम्फर जो है वो वहाँ पर होगा। जैसे ही कैम्फर सारे का सारा हमारे पास जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, तो जो आग लगी है उसको ऊपर वो भी बुझ जाएगी, और कैम्फर जो है, जो थोड़ा सा बचा उसका मटेरियल, बचेगा कुछ नहीं, फिर भी वो सेंटर में आ जाएगा, राइट, क्लियर। तो आप करके देखना इसमें। तो कैम्फर जो है जब उसको आग लगाते हैं तब तो वो मूव करता ही करता है, वो तो हमें पता है कि वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो घूम। लेकिन जब कैम्फर को आप सिंपल पानी में डालते हो तो उसमें इर्रेगुलर मूवमेंट क्यों होती है? ध्यान से सुनना कि जब आप कैम्फर को पानी में डालते हो, मान लो ये पानी है, जैसे आपने पानी में डाला तो कैम्फर के इर्द गिर्द जो वाटर है उसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कैम्फर को जब आप पानी में डालते हो तो उसके अराउंड जो वाटर होता है उसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है कि नहीं। व्हेन कैम्फर डिसॉल्व्स इन वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज। तो इसकी इर्रेगुलर शेप होती है, राइट। जैसे आपने डाला, मानो इर्रेगुलर शेप है, तो यहाँ पर इतने पोर्शन में सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इधर जो वाटर है उसमें सरफेस टेंशन क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो वो इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। फिर जब इस तरफ को आ जाएगा, इधर सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होगी, या इधर भी डिक्रीज होगी, तो इधर वाला वाटर इसको अपनी तरफ खींचेगा। मतलब जहाँ पर सरफेस टेंशन कम है उसको कौन खींच रहा है? जहाँ पर सरफेस टेंशन क्या है? ज़्यादा। तो जैसे ही आप कैम्फर पानी में डालते हो तो क्या होगा? उस सरफेस टेंशन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। और जैसे ही सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी, उधर से जो वाटर है उसको क्या करेगा? क्योंकि वहाँ पर सरफेस टेंशन क्या होगी? ज़्यादा होगी, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। राइट, क्लियर। अब हमारे पास आ गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पता चल गया कि कैम्फर जैसे आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो क्या कर रहे हैं, उस साइड में क्या होता है? सरफेस टेंशन जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो जहाँ पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी, दूसरी तरफ सरफेस टेंशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो क्या होगा? वो उसको अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। इज दैट क्लियर? पता चल गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट कि ग्रीस नीडल, आपको पता है कि सुई पानी में डूब जाती है, राइट। सुई जो है, नीडल जो है, उसको पानी में डालोगे वो डूब जाएगी। अ ग्रीस्ड नीडल अगर आप पानी में जेंटली प्लेस करोगे वो नहीं डूबेगी। ग्रीस नीडल का मतलब क्या है? आपने देखो ना, साइकिल को ग्रीस करते हैं, नीडल उसके बीच में लगा देनी है, उसके मतलब नीडल के ऊपर थोड़ी सी ग्रीस लगा देनी है, फिर आपने उस ग्रीस नीडल को जेंटली किसके ऊपर प्लेस करना है? किसके ऊपर प्लेस करना है? हाँ, पानी के ऊपर। जैसे ही आप उसको जेंटली प्लेस करोगे ग्रीस नीडल को, तो क्या होगा? वो पानी में नहीं डूबेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ग्रीस नीडल पानी में डालोगे, देखो पानी का सरफेस ऐसे था, जैसे आप ग्रीस नीडल डालोगे पानी में तो उसका जो सरफेस है वो ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, राइट। तो जैसे आप ग्रीस नीडल डालोगे उसमें, तो ये है नीडल का वेट, WG, W इज इक्वल टू mg। दिस इज द वेट ऑफ द नीडल। तो इस तरफ को क्या है? दैट इज सरफेस टेंशन। इस तरफ को भी क्या है? सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन का इधर को कंपोनेंट कौन सा होगा? ध्यान से देखना, इस सरफेस टेंशन का इसको कंपोनेंट कौन सा होगा? अगर ये मैं एंगल थीटा ले रहा हूँ, ये एंगल थीटा ले रहा हूँ, राइट, तो इधर क्या है? ये हमारी सरफेस टेंशन है T, ये भी हमारी सरफेस टेंशन है, तो इस तरफ को कंपोनेंट होगा T cos थीटा, इस तरफ को भी कंपोनेंट हमारा क्या होगा? T cos थीटा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? T sin थीटा। इसका क्या बनेगा? T sin थीटा, और इसका भी T sin थीटा, तो 2T sin थीटा हमारे पास आ गया। तो 2T sin थीटा जो है वो क्या कर रहा है? इसके वेट को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है।
ऐसे ही आपने देखा होगा कि वो जो स्पाइडर होता है ना, पानी के ऊपर चलता रहता है। स्पाइडर की देखे ना आपने, उसकी टांगे देखना छोटी सी हैं, लेकिन वो पानी के ऊपर चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जब जैसे ही स्पाइडर पानी के ऊपर क्या करता है, छलांग लगाता है, पानी के ऊपर बैठता है, तो ऐसे ही बन जाता है कुछ। वो थोड़ा सा पानी को नीचे की तरफ क्या कर देता है, नीचे की तरफ धकेल देता है। उससे उसकी सरफेस टेंशन जो है वो एंगुलर ऐसे लग जाती है। तो उसमें कंपोनेंट बनता है 2t sin थीटा, राइट। इधर टी कोस्टा ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ऊपर की तरफ क्या है, 2t sin थीटा, तो वो उसके वेट को क्या करता है, बैलेंस कर देता है, राइट। क्लियर है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब आपने डक देखी होगी, हाउ डक फ्लोस इन वाटर, देखी होगी, सभी ने देखी होगी, लेकिन आपको पता ही नहीं है। ये हमारे पास डक है, राइट, ये लो, ऐसे होती है डक, यही है डक, ये देख लो, ऐसी होती है डक। देखा, बना दी कि नहीं डक मैंने? ये लो, ये पानी में डक जो है वो मूव कर रही है। ओके, पानी में डक मूव कर रही है, क्यों, कैसे, उसका क्या, कैसे, अपने आप ही कर रही है, पाँव से ऐसे ऐसे करती है, पैर छोटे से तो पाँव होते हैं उसके। हाउ डक फ्लोट्स इन वाटर, ध्यान से सुनना। डक के जो फीदर्स होते हैं वो एक ऑयल सीक्रेट करते हैं। डक के जो फीदर्स होते हैं वो ऑयल सीक्रेट करते हैं। जैसे वो ऑयल पानी में फेंकेगी, राइट, तो उस ऑयल ने पानी की सरफेस टेंशन को क्या कर देना है, कम कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जिस तरफ को जाना है उसके अपोजिट वो क्या कर देती है, ऑयल सीक्रेट कर देती है। ठीक है, ऑयल ने सरफेस टेंशन वहाँ पर कम कर देनी है, और जिस तरफ को सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, जो डक है वो उस तरफ को चली जाती है। ठीक है, मान लो डक यहाँ पर है, इसने ऑयल सीक्रेट कर दिया, यहाँ पर पानी की सरफेस टेंशन क्या होगी, कम होगी। इधर पानी की सरफेस टेंशन क्या है, ज़्यादा है, तो डक जो है वो किस तरफ को आएगी, क्योंकि ये सरफेस टेंशन इस पानी को इस तरफ को खींचेगा, तो डक भी साथ में आती जाएगी। सो हाउ डक फ्लोट्स, ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया आज। क्लियर है, समझ लगी? अब है हमारे पास मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। इसको भी आपने ध्यान से सुनना है कुछ नहीं है ये, ठीक है, आपकी बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, बस आपने इसको माइंड में रखना है कि क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर थ्योरी, और मॉलिक्यूलर थ्योरी और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी इसमें आता है। मॉलिक्यूलर रेंज आती है कि मॉलिक्यूलर रेंज क्या है। देखो मैंने आपको क्या बताना है, पहली बात मॉलिक्यूलर रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज, दूसरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, नंबर 3 मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उसके बाद मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, राइट। इसको ध्यान से समझना बेटा आपने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अब हमारे पास ध्यान से देखना कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है अप टू विच द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल इज एप्रिशिएबल, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज एप्रिशिएबल, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। मतलब देखो, ये नोट कर लिया आपने, अब ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बनाऊं। ये है हमारे पास एक ट्रफ है, इसमें मैंने पानी डाला हुआ, वाटर, राइट, ये वाटर डाला हुआ मैंने इसमें। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैक्सिमम डिस्टेंस, मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये इतने डिस्टेंस तक क्या करता है, इसका अफेक्ट है, इतने डिस्टेंस तक, इतने डिस्टेंस में कोई भी मॉलिक्यूल आएगा इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। सो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज एप्रिशिएबल, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर रेंज। क्या बोलेंगे हम इसको, मॉलिक्यूलर रेंज बोलेंगे। पता चला? क्लियर है? तो इसका मतलब आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उसकी जितनी मॉलिक्यूलर रेंज है, मान लो r, उतना आपने एक स्फीयर बना दिया, तो उस स्फीयर को हम बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसका जो रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर